आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हम बात करेंगे कैसे बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है और उसके साथ साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की नई पहल, इसका कोई मतलब है क्या। इससे पहले आपको दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही रिपब्लिक डे समारोह का समापन हो गया। इस म्यूजिकल सेरेमनी में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड शामिल हुए और पारंपरिक धुन के साथ मार्च किया। इस समारोह के खास मेहमान के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद 29 जनवरी को होती है, जिसे सेना की बैरक वापसी के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने राम मंदिर पर बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर गैर विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को वापस लौटाने की मांग की है। केंद्र सरकार की दलील है कि केवल 2.77 एकड़ जमीन ही विवादित है। जमीन के बाकी हिस्से पर कोई विवाद नहीं, लिहाजा गैर विवादित 67 एकड़ जमीन वापस कर दी जाए। 1993 में तत्कालीन सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सरकार के इस कदम का जहां हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछा। राहुल सुबह सुबह बीमार पर्रिकर के घर पहुंचे थे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष इन दिनों अपनी मां सोनिया गांधी के साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं। इसी दौरान राहुल पर्रिकर से मिलने गए। हालांकि राहुल ने कुछ दिन पहले ही पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर राफेल डील के राज छिपाने के आरोप लगाए थे। वहीं पर्रिकर से मुलाकात के बाद उन्होंने इसे राजनीति से अलग पर्सनल मीटिंग करार दिया। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया। 88 साल के जॉर्ज फर्नांडिस लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आज दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस 1967 से 2004 तक 9 बार सांसद रहे। 1989 से 1999 तक रेल मंत्री रहे। अटल जी की सरकार में रक्षा मंत्री बने। फर्नांडिस के कार्यकाल में ही पोखरण टेस्ट हुआ था। रक्षा मंत्री रहते हुए 30 बार सियाचिन के दौरे पर गए। जॉर्ज फर्नांडिस की मौत पर पीएम मोदी समेत तमाम दलों के नेताओं ने दुख जताया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए भावुक नजर आए। ब्रिटेन के दक्षिणी इलाकों से हैरान करने वाला वीडियो आया है। यहाँ एक रनवे पर एक हवाई जहाज टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवाएं प्लेन का रास्ता रोक देती हैं। पायलट प्लेन उड़ाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा के झोंके प्लेन को ठीक से उड़ने नहीं देते। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हवा के थपेड़ों से प्लेन कैसे तिरछा हो गया है। हालांकि राहत ये रही कि ये प्लेन यूं ही हिलते डुलते उड़ान भरने में कामयाब रहता है और कोई हादसा नहीं होता। पटना साहिब गुरुद्वारे के अध्यक्ष अवतार सिंह को सिखों की सुप्रीम बॉडी की तरफ से धार्मिक सजा सुनाई गई है। इस सजा के तहत उन्हें 5 दिन अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और 7 दिन पटना साहिब में सेवा करनी होगी। इस दौरान अवतार सिंह को गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के जूते साफ करने होंगे और बर्तन भी धोने होंगे। पटना साहिब गुरुद्वारे के अध्यक्ष को यह सजा इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तुलना सिखों के गुरुओं से की थी। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने पर अवतार सिंह ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली थी, लेकिन खुद को सजा से बचा नहीं सके। उज्जैन के रामगढ़ में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा उज्जैन के पास रामगढ़ इलाके में हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों में सवार 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उज्जैन के तिलकेश्वर इलाके में रहने वाले ये सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पहाड़ी इलाकों पर सफर करना आसान नहीं होता। चीन से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। यहाँ तेज रफ्तार से चलती एक कार पर अचानक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। पहाड़ से लुढ़कता ये पत्थर सीधे कार के अगले हिस्से पर गिरता है। ड्राइवर को कुछ समझ आता है इससे पहले कार के इंजन का कचूमर निकल जाता है और कार का बोनट उखड़कर दूर चला जाता है। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार इस हादसे में बाल बाल बच गया, वरना अगर ये भारी भरकम पत्थर थोड़ा भी आगे पीछे गिरता तो कुछ भी हो सकता था। चीन के कई इलाके भारी बर्फबारी की चपेट में हैं। बर्फबारी के बीच कई जगहों पर स्नो फेस्टिवल का दौर भी शुरू हो गया है। चीन के हरवी प्रांत से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जब विंटर टूरिज्म की चमक बिखर रही है। देश विदेश से भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कलाकारों ने बर्फ पर एक से बढ़कर एक कलाकृतियां उकेरी हैं। रंग बिरंगी लाइटिंग स्नो फेस्टिवल पर 4 चांद लगा रही है। हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानी पहले ही बढ़ी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 20 घंटे पहाड़ों के लिए भारी बताए हैं। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर घाटी में बर्फीले तूफान की भी संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में भी हैवी स्नोफॉल के आसार हैं। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर नजर आ रहा है। राजस्थान के सीकर में पिछले कई दिनों से पारा माइनस के नीचे चला गया है। बंगाल ने आखिरकार सिद्ध कर दिया है कि राजनीतिक हिंसा के मामले में केरल से बंगाल कतई पीछे नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार के अंतर्गत जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा आज बंगाल में चरम पर है, यह प्रदर्शित करती है कि असहिष्णुता किस तरह से आज बंगाल के कोने कोने में देखी जा रही है।
बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पिछले कुछ दिनों से लगातार पश्चिम बंगाल में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की एक रैली के आसपास जिस तरह की तोड़फोड़ और हिंसा हुई है, जो आगजनी हुई है, यह तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है कि बंगाल में जब भी विरोध प्रदर्शन करने का मौका आता है तो एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हमला करना शुरू कर देता है, हिंसा का सहारा लिया जाता है। पहले यही बात होती थी जब सीपीएम के कार्यकर्ता आमतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ा करते थे। उसके बाद तस्वीर जरा बदली, सीपीएम के कार्यकर्ता तृणमूल के कार्यकर्ता से भिड़ने लगे और जब तृणमूल ने अब अपनी सरकार बना ली है पिछले तकरीबन 8 सालों से, तो ऐसा लगता है जैसे कि तृणमूल के कार्यकर्ता अब उन तमाम पार्टियों से भिड़ने को तैयार बैठे हैं जो कि वहां अपने पैर जमाना चाहते हैं। और ऐसे में तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच की यह झड़प अपने आप में प्रदर्शित करती है कि राजनीतिक हिंसा आज पश्चिम बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर है। टूटे हुए गाड़ी जिसमें हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जा रहे हैं, उनके शीशे टूटे हुए हैं, पत्थर मार के उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, बसेस टूटे हुए हैं, बसेस की खिड़कियां पत्थर मार मार के, जिस पे आम जनता जाती है, जिसमें महिलाएं जा रही हैं, उन बसेस को आप इस प्रकार से तोड़कर लोगों में भय और आतंक का माहौल बनाते हैं। आप देखिए, अपने आप में ममता जी के बंगाल में जो तालिबानी ताकतें काम कर रही हैं उसका पर्दाफाश करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में अपनी नाराजगी स्पष्ट तौर से जताई है, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास कितना पुराना है और खास करके जब से ममता बनर्जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक अलग तरह की रशाकशी चल रही है, तो ये राजनीतिक हिंसा क्या शक्ल ले रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की रथ यात्रा का विरोध किया, इस पूरे मामले को अदालत तक घसीटा गया और अंततः बंगाल में अभी तक बीजेपी की रथ यात्रा नहीं निकल पाई है क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि इससे राजनीतिक हिंसा को और उसके साथ साथ सांप्रदायिक माहौल को क्षति पहुंच सकती है। अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई, बाद में अंततः उन्हें एक जगह लैंड करने की इजाजत दी गई है। 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं कराई गई है। 24 परगना में रैली स्थल की इजाजत नहीं दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और इसके साथ साथ बंगाल में बीजेपी का मिशन 22 का प्लान है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि वो 22 सीटों पर अपना वर्चस्व जमा सकती है। और यही बात आज बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी की उम्मीद है कि कम से कम 35 सीटों पर अपना कब्जा जमाएं। लेकिन क्या राजनीतिक हिंसा ही इसका जवाब है? राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मारना, उनके प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के तरह तरह के हथकंडे अपनाना और उसके साथ साथ जो समर्थक हैं उनके घर में घुसकर मारपीट करना, क्या यह अपने आप में जायज है? जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और तृणमूल कांग्रेस जो पूरे बंगाल पर अपना कब्जा जमाई हुई है, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से बिना भिड़े मानेंगी नहीं। बीजेपी 2019 के महामुकाबले की तैयारी में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मिशन बंगाल पर है। ओडिशा में पार्टी की चुनावी रैली को धार देने के बाद शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उनके तेवर पहले से ज्यादा तल्ख नजर आए। मुझे बताओ, बंगाल में सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? रैली में लोगों से मुखातिब अमित शाह ने सोनार बांग्ला की बात की और सूबे की टीएमसी सरकार पर वार करते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। हमारा सोनार बांग्ला कहां गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। देश भर के लोग भी बंगाल की ओर देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। ये जो चुनाव आने वाला है 2019 के अंदर, वो चुनाव कोई पार्टी को बदलने के लिए, कोई पार्टी को चालू रखने के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। देश के लिए हो सकता है कि चुनाव मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो, मगर बंगाल के लिए नहीं है। बंगाल के लिए चुनाव
सोनार बांग्ला के निर्माण का चुनाव है, सोनार बांग्ला की कल्पना को सिद्ध करने का चुनाव। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार सूबे में कमल का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा और पार्टी कई सीटें जीतने में कामयाब होगी। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे देश में कौन हीरो है और हमारे देश में कौन ऐसा है जो देश विरोधी है, ये बड़ी आसानी से आजकल तय होने लगा है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के नेता अब खुद ब खुद ये सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि कौन देश विरोधी है और कौन देश का हीरो है। वो इसलिए क्योंकि संघ परिवार से जुड़े इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट तौर से कहा है कि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बस विवाद खड़ा करने के लिए विवाद खड़ा करते हैं, देश की छवि के साथ नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और देश को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आज एक बड़ा तबका है हमारे देश में। इंद्रेश कुमार जी को ऐसा लगता है कि एक बड़ा तबका है हमारे देश में जो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि हर स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे लोग देश विरोधी हैं। और ये वो खास करके लोग हैं जो आमतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को जयचंद की संज्ञा, आमिर नसीरुद्दीन की मीर जाफर से तुलना। अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार एक बार फिर कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। इंद्रेश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना जयचंद से की है, जबकि फिल्मी कलाकार नसीरुद्दीन शाह और आमिर खान को मीर जाफर कहा है। मैं एक बार बैठे बैठे सोच रहा था, जयचंद मीर जाफर दौलत खान नाम सुनने पर देखे नहीं चले गए, पर आज की दुनिया में उनके मॉडल होने नहीं चाहिए, तो अकस्मात नवजोत सिद्धू आ गए। और थोड़ी देर बाद नसीरुद्दीन और आमिर खान आ गए, हमने का मीर जाफर। दरअसल इतिहास राजपूत राजा जयचंद और बंगाल के नवाब रहे मीर जाफर को देश के गद्दारों के तौर पर जानता है, और इंद्रेश ने इशारों ही इशारों में इन तीनों शख्सियतों को देश का गद्दार करार दिया। कलाकार हो सकते हैं, हंसाने वाले हो सकते हैं, पर सम्मान नहीं किया जा सकता क्योंकि दे आर ट्रेटर्स। अगर ये कहने में संकोच है तो अपना मेंटल ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, पर हम सत्य से समझौता करके देश से बेईमानी नहीं कर सकते, देश से बेईमानी सह भी नहीं सकते। इंद्रेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकी कसाब याकूब मेनन और इशरत जहां की मिसाल देते हुए सीधे शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान को ऐसे मुस्लिमों की जरूरत नहीं है। हम इस देश के अंदर कसाब वाला, याकूब वाला, इशरत जहां वाला मुसलमान युवक नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो कलाम के रास्ते वाला करते हैं, कसाब के रास्ते वाला नहीं चलेगा, उसको बदलना अगर है तो मान लेना चाहिए, वो ट्रेड। इंद्रेश कुमार ने तमाम बयान अलीगढ़ में उस मंच से दिए जिस पर भारत की एकता और अखंडता के सामने चुनौतियों पर चर्चा हो रही थी, मगर उनके इस बयान पर शुरू विवाद के बाद बीजेपी और आरएसएस के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल यह समझना जरूरी है कि इंद्रेश कुमार आज क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, नवजोत सिद्धू, जो कि अपने आप में एक जानी मानी हस्ती रहे हैं। हम जानते हैं कि अभिनेता के तौर पर चाहे आप आमिर खान की बात करें या नसीरुद्दीन शाह की बात करें, उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है। आप सिद्धू को एक क्रिकेटर के तौर पर कम नहीं आ सकते, भले कि वो राजनीति में हैं। और हम इससे कैसे भूल सकते हैं कि सिद्धू लगातार बीजेपी से जुड़े रहे हैं। अभी तो मुश्किल से जुम्मा कांग्रेस का दामन थामा है उन्होंने, लेकिन अभी चूंकि ये बीजेपी की मानसिकता के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए देश विरोधी है। जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. मैं उधर गया
99 से 100% लोग इस भ्रम को तोड़ रहे थे कि वहां कोई दुश्मनी है। इतना प्यार, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप सोच नहीं सकते। दरअसल मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब कोई व्यक्ति जो कि खुद अपना एक मुकाम बना चुका है और वो किसी बात को लेकर अपने दिल की भड़ास बाहर निकालता है तो उसका असर क्या पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो हमें गौर करने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें बड़े पैमाने पर दिखाई जाती हैं, जिससे भारत की छवि पर काफी असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो ये बयान दिए जाते हैं, ये बयान अपने आप में इन तमाम जानी मानी हस्तियों के फॉलोअर्स के लिए एक बड़ा बयान बन जाता है, जो कि उन्हें बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। ये हस्तियां ऐसी हैं जो कि खुद दूसरों के बयान, दूसरे के दिमाग और दूसरे की सोच को बनाने में बहुत मायने रखते हैं। और ऐसे में जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए इन बयानों को ज्यादा प्रमुखता से प्रचार मिलता है तो ये बयान एक बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, जो कि एक अलग छवि प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए असहिष्णुता के इस पूरे डिबेट पर लगातार चर्चा होती रही है। आइए बात करते हैं अयोध्या विवाद की। इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार ने आज जो एक बड़ा दांव खेला, वो अपने आप में जरा बारीकी से समझने वाली बात है। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ने एक अर्जी दाखिल की और कहा कि 67 एकड़ जमीन जो कि 1991 में केंद्र सरकार ने उस वक्त की अधिग्रहण किया था, उस 67 एकड़ जमीन पर कोई विवाद नहीं है। और इस जमीन को, जो कि विवादित नहीं है, उस जमीन को राम निवास को दे देना चाहिए, ताकि राम निर्माण निवास, मंदिर निवास जो है, और वो न्यास जो है वो उस पर मंदिर बनाए और उसके काम का शुरुआत कर दे, आने जाने के रास्ते का निर्माण करे, और इस पर कोई आपत्ति या दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। पेच हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जरा केंद्र सरकार की इस पहल को देखिए, जो कि केंद्र सरकार अपने तरीके से बड़ी पहल के तौर पर प्रस्तुत कर रही है राम मंदिर निर्माण के संबंध में। विवाद मुक्त जमीन पर मंदिर का प्लान 2.2, विवादित क्षेत्र को छोड़कर बाकी जमीन लौटाने की मांग, 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की गुहार, अयोध्या पर सरकार का सुप्रीम दांव। आम चुनाव से 2 महीने पहले राम मंदिर पर यह मोदी सरकार का 2.0 प्लान है, जिसके मायने बड़े हैं। यह ऐसा दांव है जो अगर चल निकला तो फिर एक सबसे बड़ा विवाद सुलझने की कगार पर पहुंच सकता है। अयोध्या विवाद पर चौतरफा गिरी मोदी सरकार ने वो दांव चला है जिसे मास्टर स्ट्रोक नाम भी दिया जा रहा है। आखिरी वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने गैर विवादित जमीन को लेकर अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में साफ कहा गया है कि अयोध्या में विवादित 0.313 एकड़ जमीन के अलावा बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए विवादित जमीन को छोड़कर बाकी हिस्सा उसके मालिकों को लौटाया जाना चाहिए। 67 एकड़ जमीन में करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास का बताया जाता है और सरकार ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास को जमीन का हिस्सा वापस मिलना चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के इस्माइल फारूकी मामले में फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने माना था कि अगर केंद्र अधिकृत की गई संपत्ति को उनके मूल मालिकों को लौटाना चाहे तो ऐसा कर सकता है। आज 25 साल बाद केंद्र सरकार ये कह रही है कि वो एक्विजिशन एक्ट गलत है और जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, जहाँ पे मंदिर थी, मठ थी, धर्मशाला थी, राम जन्मभूमि न्यास की जमीन थी 42 एकर्स, वो उनको रिटर्न की जाए। तो मेरे हिसाब से लीगली पॉसिबल है, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, केंद्र सरकार इसकी कस्टोडियन है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अयोध्या में विवादित जमीन के आसपास 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ पर है। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति की जरूरत नहीं है। हालांकि 2003 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि गैर विवादित जमीन को अलग से नहीं देखा जा सकता। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। मंदिर की जो अपीलें चल रही हैं हिंदू और मुस्लिम पक्ष की, जो लंबित है और जो संवैधानिक पीठ को भेज दी गई हैं, उनका भी एक स्थगन आदेश है 2010 का अपीलों में यथास्थिति कायम रखने का। तो इसमें यथास्थिति को बदलने मांग के
उस यथास्थिति के आदेश को बदलना चाह रहे हैं, जबकि वो उन अपीलों में भारत सरकार पार्टी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब सरकार की इस अर्जी पर क्या फैसला देता है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाई तो मंदिर ट्रस्ट को उनकी जमीन वापस मिल सकती है और विवादित जमीन के बाहर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है। दरअसल सरकार जिस गैर विवादित जमीन को उनके मालिकों को वापस लौटाने की इजाजत मांग रही है, उसमें एक बड़ा हिस्सा करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है। जाहिर है कि एक ऐसे वक्त में जब अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रफ्तार नहीं पकड़ रही है, सरकार इस सियासी स्ट्रोक के जरिए अपने वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती है कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। लेकिन आपके लिए समझना बड़ा आवश्यक है कि आखिरकार ये कौन सा जमीन का टुकड़ा है जो सरकार अब सौंपना चाहती है राम जन्मभूमि न्यास को। आइए जरा इसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पहल की गई थी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान। विवादित जमीन का टुकड़ा जो कि दरअसल 2.77 एकड़ है, उसके आसपास 2 बार सरकार ने जमीन अधिग्रहण की कोशिश की थी। अब आपको बताते हैं कि दरअसल 2 बार में कैसे कैसे हुआ। पहली बार 1991 में राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहित की थी और जब इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था उस वक्त तक उसके बाद दूसरी बार 1993 में अयोध्या में कानून के तहत इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था और 1993 में कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर पर अध्यादेश सामने रखा था, जिसे अनुमोदित किया था राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने। उस समय शंकर ने इसका मंजूरी दे दी थी। अध्यादेश में गैर विवादित जमीन पर मंदिर और मस्जिद बनाए जाने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ जन सुविधाओं की बात भी कही गई थी ताकि वहां पर तमाम तरह की सुविधा बनाई जाए। 1993 में बीजेपी ने कांग्रेस के इस अध्यादेश का विरोध किया था। यह बात हमें गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि 1993 में बीजेपी का यह कहना था कि यहां पर मंदिर ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। पूरी जमीन का जो विवाद है वो दरअसल 2.77 एकड़ का यह विवाद है। आइए बताएं आपको कि इसमें से रामलला विराजमान, जो कि दरअसल राम जी के बारे में कहा जाता है, वो 0.3 एकड़ की जमीन है, जहां पर ऑलरेडी वहां पर स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो गैर विवादित जमीन है वो 67 एकड़ के आसपास की जमीन है और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार ने अपना यह दाव खेला है और इसी 67 एकड़ में से 42 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास के पास यह जमीन मौजूद है। अब आपको जरा यह बताएं कि आखिरकार कैसे सरकार ने अभी जो कोशिश की है उसमें क्या नया है। सरकार की जो नई कोशिश है वो दरअसल ये बताती है कि 1993 में जो जमीन अधिग्रहित किया गया था उसका मकसद सीधा ये था कि सरकार वहां पर शांति व्यवस्था बहाल रखना चाहती थी। 1992 के हादसे के बाद वहां पर किसी तरह का कोई ऐसी घटना न हो जाए जिसकी वजह से अवैध कब्जा हो जाए या फिर जमीन के आसपास कोई हादसा हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस नीति का समर्थन किया था और कोर्ट ने कहा था कि जमीन अधिग्रहण अपने आप में एक सही फैसला है। इसके आगे बढ़ते हुए अब केंद्र सरकार ने यह कहा है कि चूंकि आज मौजूदा परिवेश में अयोध्या में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, बेकाबू नहीं है, इसलिए अयोध्या में जो विवादित जमीन के अलावा जो टुकड़ा है उस टुकड़े को सौंपा जा सकता है राम जन्मभूमि न्यास के पास, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास 42 एकड़ की मालिकाना हक उसके पास पहले से है। उस जमीन को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था, तो 42 एकड़ के साथ साथ बाकी एक जमीन को मिलाकर 67 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास के पास सौंप दिया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है वो ये कि आखिरकार केंद्र सरकार ने यह दाव आज क्यों खेला। और आपके लिए यह जानना बड़ा आवश्यक है कि केंद्र सरकार के इस दाव के पीछे दरअसल राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। सरकार 2014 में जब आई मोदी जी की, उस वक्त भी सरकार को पता था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस वक्त सरकार इस अर्जी को दे सकती थी जिस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने दाखिल किया है। यानी कि तकरीबन 54 महीने तक सरकार ने चुप्पी साधी रखी। क्यों चुप्पी साधी रखी, अब सवाल यही है। हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सब लोग निराश भी हैं। जिस तेज गति से उस पर फैसला होना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। उसके कारण चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर चाहिए और जल्दी चाहिए। मंगल भवन अमंगल
4.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब चुनाव में 2 महीने का वक्त बाकी है, तो फिर मंशा पर सवाल भी उठेंगे और वोट की राजनीति का इल्जाम भी लगेगा। लेकिन अयोध्या के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी को इससे निकलने के लिए कुछ तो दांव चलना था, लिहाजा गैर विवादित जमीन को उसके मालिकों को सौंपने का दांव चल दिया। अब इस चाल पर सियासत का पारा फिर चढ़ा हुआ है। अब इस समय पे आकर इस तरीके का पिटिशन जारी करना और या सबमिट करना सुप्रीम कोर्ट में, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। 4.5 साल से आप सत्ता में हैं और 1990 से ये पूरा किस्सा चल रहा है, उसमें से करीब 9-10 साल आप लोग रहे हैं। तो उस समय पर किसी तरीके का सोल्यूशन ना फाइंड कर सिर्फ राजनीति करना और राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम करना देश की जनता के बीच में भी एक सवालिया निशान छोड़ता है। अयोध्या पर अगर कुछ भी होता है तो उसकी हलचल पूरे देश में सुनाई देती है। कोर्ट केंद्र की अर्जी पर क्या फैसला करता है ये अलग बात है, लेकिन असल में पूरी कवायद संदेश देने की है, नाराज साधु संतों के गुस्से को कम करने की है। सरकार के एक कदम से ही आधा माहौल बदल गया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि कम से कम केंद्र सरकार ने हमारी राम जन्मभूमि न्यास के 42 एकड़ जमीन जो हमारी थी और उसको अधिग्रहण कर लिया गया था उसके लिए, और केंद्र सरकार ने एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, ये स्वागत योग्य बात है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी ये फिलहाल तय नहीं है। एक दिन बाद कुंभ में धर्म संसद से साधु संत हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अयोध्या पर दांव चलकर ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके एजेंडे में अयोध्या सबसे आगे, लेकिन हाथ संविधान से बंधे। केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे, इसका निर्णय तो सरकार को करना है। उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी। सवाल टाइमिंग को लेकर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो काम आज किया है वो 4.5 साल में कभी भी कर सकती थी। ऐसे में सवाल ये कि जब आम चुनाव के लिए 2 महीने का वक्त भी नहीं बचा है तो फिर क्या बीजेपी एक बार फिर राम के सहारे चुनावी नैया पार करने की फिराक में है? टीम न्यूज़ नेशन।